जूही अंसारी मर्डर केस। दिल्ली के एक इलाके में कचरे के ढेर पर पड़ा एक बॉक्स और उसमें रखी एक लड़की की लाश के 7 अलग अलग कटे हुए टुकड़ों की एक खौफनाक कहानी, जिसने कि उस दिन सारे के सारे रिश्तों और इंसानियत को एक ही पल में शर्मसार करके रख दिया था। जरा आप ही सोचो, वह इंसान किस हद तक बेरहम होगा जिसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा, और एक कार्टून बॉक्स में बंद उस लड़की पर क्या गुजरी होगी जिसके साथ उस वक्त दिल को कचोट देने वाली ये घटना हुई होगी। तो दोस्तों, कुछ देर के लिए दिल थाम कर बैठ जाइए रिश्तों का गला घोट देने वाली इस कहानी को सुनने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है आपका क्राइम एक्सपोज की एक और बहुत ही बेहतरीन और सच्ची कहानी में। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और मेरी इस कहानी को सुनने के लिए एक्साइटेड भी होंगे। तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। ये कहानी भारत का दिल कहे जाने वाले दिल्ली की है। दिल्ली में सरिता विहार नाम से एक रिहायशी इलाका है और इसी इलाके के आसपास काफ़ी सारे प्लॉट खाली पड़े होते हैं। अधिकतर जगहों की तरह इन खाली पड़े प्लॉट पर भी जमकर कूड़ा कचरा और गंदगी पड़ी होती है, और इन्हीं में से एक प्लॉट पर तो कचरे का एक बड़ा सा ढेर होता है। 21 जून सोमवार के दिन सुबह सुबह जब सरिता विहार के उन कचरे के ढेर के आसपास से लोग गुजरते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक बड़ा सा बंद कार्टून बॉक्स और एक प्लास्टिक का बैग पड़ा हुआ नजर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कचरे के ढेर पर इस तरह की चीज़ें पड़ना तो एक नॉर्मल सी बात है। तो जी हाँ, ये एक नॉर्मल सी बात तो है, लेकिन आसपास के गुजरते हुए सभी के सभी लोगों को उन बॉक्स में अजीब सी बात तो ये लगी थी कि उन बॉक्सेस से कुछ अलग ही तरह की स्मेल आ रही थी, जो कि उन लोगों के जहन में कुछ पेचीदे से सवाल खड़े कर रही थी। और कुछ ही देर में वो सवाल आखिरकार उन लोगों को पुलिस को कॉल करने पर मजबूर कर ही देते हैं। अब कुछ ही मिनट के अंदर सरिता विहार थाने की पुलिस उस जगह पर पहुंचती है और उन बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार इन बंद बॉक्स के अंदर है क्या, जिनसे कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। चंद मिनटों में ही पुलिस उन कार्टन बॉक्स को खोलती है और जैसे ही अंदर का नज़ारा उन्हें दिखाई देता है, सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहाँ पर मौजूद आसपास खड़ी भीड़ तो वो मंजर देखकर दूर ही भागने लग जाती है। दरअसल कचरे के ढेर पर पड़े उन बॉक्स में एक लाश भरी हुई होती है, और लाश भी कोई नॉर्मल लाश नहीं बल्कि 7 टुकड़ों में कटी हुई और प्लास्टिक और चावल की बोरियों में पैकिंग करके उसे उस ढेर पर फेंका गया था। और उस लाश के हाथ, पैर, सर और धड़ सब अलग अलग थे। सर और दोनों हाथ एक बैग में बंद थे और बाकी के कटे हुए धड़ और पैर वाले हिस्से एक कार्टून बॉक्स में थे और इस तरह से फेंके गए थे जैसे किसी ने कोई कूड़ा कचरा किसी ढेर पर फेंका हो। अब पुलिस लाश को पहचानने की कोशिश करती है, लेकिन उसका चेहरा इतना ख़राब हालत में था कि उसे उसके चेहरे से पहचानना तो शायद नामुमकिन सा था। लेकिन हाँ, बॉडी के शेप से पुलिस इतना ज़रूर पता लगा लेती है कि ये लाश किसी लड़की की है। सबसे पहले तो पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि क्या कोई इस लाश को पहचानता है, लेकिन पहचानना तो दूर की बात, लोग उसे देखकर दूर ही भाग रहे थे क्योंकि वो लाश दिखने में बहुत ही भयानक और डरावनी लग रही थी। यहाँ तक कि पुलिस वालों के भी ये सब देखकर हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार वो भी एक इंसान ही है। लेकिन क्या करे, वर्दी के खातिर उन्हें मजबूरन उस लाश को बाहर निकालना ही पड़ता है। अब ये तो साफ था कि मामला कत्ल का है, इसीलिए पुलिस लाश को उसी वक्त पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद अपनी तफ्तीश शुरू करती है। इस केस में पुलिस एकदम 0 लेवल पर थी, क्योंकि पुलिस को उस लड़की का ना तो नाम मालूम था और ना ही पता। पुलिस के पास अगर कुछ था तो वो था एक बैग और बॉक्स और उसमें रखे उस लड़की के 7 अलग अलग टुकड़े और कुछ सवाल कि अगर ये कत्ल है तो कातिल कौन है और उसने ये कत्ल कैसे और क्यों किया होगा। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू करे तो कहाँ से करे। तभी पुलिस की नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है जिस बॉक्स में उस लड़की की लाश मिली थी। उस कार्टून बॉक्स पर कुछ स्टिकर्स, एक कोड और एक कुरियर कंपनी का पता लिखा हुआ था। ये सब देखकर पुलिस को एक उम्मीद मिली कि शायद यहाँ से हमें कुछ सबूत मिल जाए जिससे कि वो कातिल तक पहुँच सके। उस बॉक्स पर जिस भी कुरियर कंपनी का पता लिखा हुआ था, दरअसल वो कंपनी गुड़गांव में मौजूद थी। इसके बाद पुलिस तुरंत गुड़गांव में मौजूद उस कुरियर कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचती है और उस कार्टून बॉक्स की तस्वीरें वहां के मैनेजर्स को दिखाती है और पूछती है कि क्या इस तरह के बॉक्स तुम्हारी कंपनी से कोई ले गया था। कुरियर कंपनी में काम करने वाले मैनेजर उस बॉक्स को देखते ही पहचान लेते हैं और जवाब में कहते हैं, हाँ, इसी तरह के बॉक्स में हमारी कंपनी से जुड़े एक कस्टमर ने कुछ साल पहले यूएई से कुछ सामान मंगवाया था। अब पुलिस को एक उम्मीद नजर आती है और उनको लगने लगता है कि अगर उस कुरियर वाले कस्टमर का पता लग जाए तो शायद उसके बाद हम जरूर कातिल तक पहुंच सकते हैं। पुलिस कुरियर कंपनी के उस मैनेजर से उस कस्टमर का नाम और पता पूछती है,
तब कुरियर कंपनी वाले उस कस्टमर का नाम जावेद अख्तर बताते हैं। जावेद अख्तर, दोस्तों इस नाम को आखिर तक याद रखिएगा, क्योंकि यही वो शख्स होता है जो पूरे केस को कहां से कहां ले जाता है। पुलिस की एक टीम फौरन जावेद अख्तर के ठिकाने अलीगढ़ पहुंचने की तैयारी करती है और साथ ही साथ पुलिस की एक और टीम उस लड़की के पहने हुए कपड़े और जिस चावल की बोरी में उसके टुकड़ों को पैक किया गया था उसे लेकर आसपास के मार्केट में पूछताछ के लिए निकलती है। इस दौरान पुलिस करीब 100 से भी ज्यादा कपड़ों और चावल की दुकानों पर पूछताछ करती है, लेकिन वहां से तो उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगती। दूसरी ओर कुछ ही घंटों के बाद पुलिस की एक टीम अब जावेद अख्तर के घर अलीगढ़ पहुंच चुकी थी और इत्तेफाक से जावेद अख्तर भी पुलिस को अपने घर पर ही मिल जाता है। पुलिस वहां भी जावेद को उस बॉक्स की तस्वीरें दिखाती है और जावेद बॉक्स की तस्वीरें देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि हाँ, ये बॉक्स आज से करीब 3 साल पहले मैंने यूएई से मंगवाए थे। ये बात सुनते ही पुलिस का पहले तो शक जावेद अख्तर पर ही जाता है कि हो सकता है जावेद ही कातिल हो, लेकिन इसी बीच जावेद एक और बात कह देता है। जावेद कहता है कि जब मैंने इन बॉक्सों से अपनी चीज़ें निकाल ली तो उसके बाद मैंने कुछ खाली बॉक्स घर में काम करने वाली नौकरानी को दे दिए थे और कुछ बचे हुए बॉक्स को शाहीन बाग में मौजूद उसी के एक और एक्स्ट्रा मकान में रखवा दिए थे, जिस मकान को उसने कुछ लड़कों को किराए पर दे रखा था। पुलिस की तफ्तीश की ये कड़ी अब आगे बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए पुलिस जावेद को शाहीन बाग वाले उस मकान में ले जाने को कहती है जहां पर वो एक्स्ट्रा बॉक्स और किराएदार लड़के रहते हैं। इसके बाद पुलिस जावेद समेत शाहीन बाग उसी पते पर पहुंची जहां पर जावेद का एक और मकान था और जिसे जावेद ने एक इंजीनियर लड़के साजिद अंसारी और उसके परिवार को किराए पर दे रखा था। लेकिन जैसे ही पुलिस उस मकान के सामने दरवाजे पर पहुंचती है, पुलिस को नजर आता है कि दरवाजे पर ताला लटक रहा है और अंदर से भी आवाज़ें देने पर कोई नहीं बोल रहा है और यहीं से पुलिस की शक की सुई साजिद अंसारी पर बहुत ही तेजी से जाने लगती है, क्योंकि साजिद अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चों और भाई सहित उस घर से गायब था। और जब इस बारे में पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी बताते हैं कि साजिद ने तो यह घर छोड़ दिया है और अब वो शायद कहीं और जाकर रहेगा, क्योंकि वो 2-3 दिनों से इस घर को छोड़ देने की बातें कह रहा था। अब यहाँ पर पुलिस के लिए सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि साजिद ने जाते वक्त किसी को भी ये नहीं बताया था कि वो अब कहाँ जाकर रहेगा। यहाँ तक कि जाते जाते वो धोबी और किराना सहित तमाम लोगों के पैसे भी चुकाकर चला गया था। इसके बाद तो पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है कि हो सकता है कि साजिद अंसारी ही कातिल हो और शायद कत्ल करने के बाद वो अपने पूरे परिवार सहित घर से भाग गया हो। करीब 1 घंटे तक पुलिस शाहीन बाग के लोगों से साजिद के बारे में पूछताछ करती रहती है और इसी बीच उन्हें एक जानकारी हाथ लगती है और वो जानकारी ये होती है कि साजिद का बड़ा भाई हसमत अली अंसारी भी शाहीन बाग में ही रहता है और उसका घर साजिद के घर से थोड़ी ही दूरी पर बगल वाली गली में मौजूद है। अब पुलिस को किसी भी हालत में कातिल का पता लगाना था, इसलिए वो बिना देर किए साजिद के भाई हसमत अली अंसारी के घर पहुंचती है और इत्तेफाक से हसमत के घर पहुंचते ही पुलिस को हसमत और उसका छोटा भाई साजिद अली अंसारी दोनों उसी घर में एक साथ मिल जाते हैं, जो कि पुलिस के लिए और भी सोने पर सुहागा हो जाता है। अब दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन की ये कड़ी एक बॉक्स से जुड़ते जुड़ते साजिद तक पहुंच चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ही था कि क्या साजिद ही कातिल है? अगर नहीं तो फिर वो जावेद अख्तर के किराए के मकान से अचानक परिवार सहित गायब क्यों हो गया, वो भी अड़ोस पड़ोस के लोगों को बिना अपना अगला ठिकाना बताए? और अगर साजिद ही कातिल है तो फिर उस लड़की से उसका क्या रिश्ता था और उसने उसे क्यों मारा होगा? अब सवाल तो काफ़ी थे, लेकिन कैसे सब कुछ इस कहानी में धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा और लास्ट में कौन कातिल निकलेगा, इसके लिए आपको थोड़ी सी देर और अपना सब्र को बनाए रखना होगा। दोस्तों, पुलिस साजिद से सवाल जवाब करती है, लेकिन साजिद और उसका भाई उस लड़की और उसके 7 टुकड़ों वाली बात से साफ इनकार कर देते हैं और पुलिस को अपनी झूठी बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि किराए के मकान के अचानक छोड़ देने की बात को भी वो महज इत्तेफाक बताते हैं, लेकिन पुलिस अब तो उनके चेहरे और हाव भाव को देखकर समझ चुकी थी कि ये जरूर झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद पुलिस उस कार्टून बॉक्स की तस्वीरें साजिद और उसके दोनों भाइयों को दिखाती है और वो देखते ही साजिद के पसीने छूटने लगते हैं और उसकी जुबान भी अब लड़खड़ाने लगती है और थोड़ी सी सख्ती दिखाते ही साजिद सब कुछ कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ, वो बॉक्स मैंने ही ले जाकर फेंका था और वो कत्ल भी मैंने ही किया था और जिसका कत्ल मैंने किया है वो और कोई नहीं बल्कि मेरी 27 साल की बीवी जूही थी, जिसे कि मैंने पहले तो मारा, उसके बाद मैंने और मेरे भाइयों ने मिलकर उसके टुकड़े किए और फिर उसे बॉक्स में पैक करके 20 जून की रात को कूड़े के ढेर पर ठिकाने लगा दिया। दोस्तों, पुलिस को उस लड़की यानी जूही का कातिल मिल चुका था, जो कि खुद उसका शोहर साजिद अली अंसारी था। लेकिन इसके बाद हर एक के जहन में एक ही सवाल था
कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि साजिद ने अपनी ही बीवी को इतनी दर्दनाक मौत दी। 22 जून मंगलवार को लाश मिलने के एक दिन बाद साजिद और उसके दोनों भाइयों की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद साजिद अपने बयान देता है और पूरी वारदात के बारे में पुलिस को साफ साफ बताता है और शुरू से अपनी कहानी बताना शुरू करता है। तो दोस्तों, पूरी सच्चाई को जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, जहां से ये पूरी कहानी की शुरुआत होती है। वो साल था 2014, जब बिहार के चंपारण में रहने वाली 20 साल की जूही के पास एक अननोन नंबर से किसी लड़के का कॉल आता है और वह लड़का और कोई नहीं बल्कि साजिद अली अंसारी होता है। अब जूही उस वक्त साजिद को ना तो जानती थी और ना ही उसने कभी उसे देखा था। अब इसे महज इत्तेफाक कहे या फिर जूही की किस्मत, पहली ही बार में साजिद की बातों का जादू जूही पर इस कदर चलता है कि कुछ ही दिन में वो साजिद की दीवानी हो जाती है और देखते ही देखते साजिद और जूही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये प्यार का रंग दोनों के घर वालों को दिखने लगता है तो उन दोनों के बीच दोनों का धर्म आकर खड़ा हो जाता है। जी हाँ, वही हिंदू और मुस्लिम वाला धर्म, क्योंकि जूही हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी तो वहीं साजिद एक मुस्लिम लड़का था। तो जाहिर सी बात है, जूही का परिवार दोनों की शादी को लेकर साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन जूही को तो अब पूरी दुनिया साजिद में ही नज़र आ रही थी, इसलिए वो दोनों अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं और अपने एक अलग से ठिकाने पर रहने लगते हैं। दोस्तों, जो साजिद था वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था और उसने एक इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी थी, लेकिन उसके बाद भी वो अब तक भी बेरोजगार था। वहीं जूही एक अच्छे खासे परिवार से थी। शादी के बाद बेरोजगारी की वजह से इन दोनों के खाने पीने तक के लाले पड़ रहे थे, इसलिए ये दोनों दिल्ली जाने का फैसला करते हैं और ये दोनों शादी के एक साल बाद 2015 में दिल्ली में एक किराए के मकान में शिफ्ट हो जाते हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश करने लगते हैं। लेकिन अब भी साजिद को कोई ऑफिशियल वर्क तो नहीं मिल पाता, इसलिए वो दोनों कुछ छोटे मोटे काम करके अब अपना गुजारा करने लग गए थे। अब ये सिलसिला चलता रहता है और कुछ सालों में उनके 2 बेटे होते हैं। साजिद के लिए परिवार, टेंशन और खर्च तीनों बढ़ते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से साजिद और उसका पूरा परिवार बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अब दोनों मियाँ बीवी के बीच रोज़ पैसे को लेकर झगड़े हुआ करते थे और इसी बीच साजिद किसी और लड़की के प्यार में भी पड़ जाता है और ये बात कुछ ही दिन के बाद साजिद की बीवी जूही को भी मालूम पड़ जाती है और उसके बाद तो मानो घर में पैसे और साजिद के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर रोज़ कहासुनी हुआ ही करती थी, जिससे कि साजिद जूही से तंग आ चुका था और अब वो जूही को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसके बच्चे, बीवी और परिवार था, तो एक तरफ पैसे की तंगी और उसका एक और गैर औरत के साथ अफेयर था। फिर साजिद और उसके साथ रह रहा एक और भाई मोहम्मद इश्तियाक एक दिन अचानक शाहीन बाग में ही रह रहे अपने एक और भाई हसमत अली अंसारी के घर जाते हैं और फिर ये तीनों मिलकर जूही को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के हिसाब से सबसे पहले तो 20 जून से कुछ दिन पहले ही साजिद आसपास के लोगों का सारा कर्ज चुका देता है और कहता है कि अब 1-2 दिनों में मैं और मेरा परिवार किराए का मकान छोड़कर कहीं और रहने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो किसी को भी ये नहीं बताता कि वो कहाँ जाकर रहेगा। दोस्तों, उस वक्त साजिद और उसका परिवार जावेद अख्तर के किराए के मकान में रह रहे थे, जिसने यूएई से उन कार्टून बॉक्स को मंगाने के बाद कुछ खाली बॉक्स अपने शाहीन बाग वाले मकान में रखवा दिए थे और उसी मकान में जूही का कत्ल भी हुआ था। अब आता है रविवार का दिन और तारीख थी 20 जून, वो दिन जिसके बारे में जूही को जरा भी खबर नहीं होती कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। रविवार को दिन में ही साजिद मार्केट से एक मीट क्लीवर यानी कि मांस को काटने का एक बड़ा सा छुरा खरीद के लाता है और घर में लाकर रख देता है। इसके साथ ही साजिद अपने दोनों बच्चों को भी दिन में ही अपने भाई हसमत के घर छोड़ देता है। अब जूही के कत्ल की पूरी फाइनल तैयारी हो चुकी थी और अब साजिद को इंतजार था तो सिर्फ रात होने का। जैसे ही रात होती है, साजिद घर के अंदर आता है और देखता है कि उसकी बीवी एकदम शांत बैठी हुई है, इसलिए वो आगे रहकर अचानक अपनी बीवी जूही को अनाप शनाप बोलने लगता है और इसी बात पर जूही भी अपनी मौत को बुलावा देने के लिए खड़ी हो जाती है और जमकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू होता है। जूही इस बात से बिल्कुल भी बेखबर थी कि साजिद का अचानक से आकर झगड़ा करना उसकी एक चाल है। वहीं साजिद तो इस बात का इंतजार ही कर रहा था कि कब जूही आगोश में आए और कब मैं इस पर हमला करूं। इतने में ही साजिद जूही के पास जाकर दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर जूही का गला दबाने लगता है और उसे फर्श पर पटक कर तब तक गला दबाया जाता है जब तक कि उसकी जान न निकल जाती। और बस फिर क्या था, चंद मिनटों में ही जूही की सांसें बंद हो जाती है और वो अब एकदम खामोश हो जाती है। इसके बाद साजिद चेक करता है कि जूही पूरी तरह से मरी है या नहीं
और कुछ ही सेकंड्स के बाद साजिद को पूरा भरोसा हो जाता है कि उसकी बीवी अब कम्प्लीटली डेड हो चुकी है। फिर इसके बाद रात में ही साजिद अपने दोनों भाइयों को कॉल करता है और अपने मकान पर बुला लेता है। कुछ ही देर में दोनों भाई साजिद के पास पहुंचते हैं और लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश में लग जाते हैं। साजिद और उसके दोनों भाइयों ने पहले ही सब कुछ प्लान कर रखा था कि जूही को कैसे मारना है और उसके बाद उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाना है, और वो तीनों ठीक वैसा ही करते हैं। पहले तो वो तीनों जूही की लाश को उठाकर वॉशरूम में ले जाते हैं और फिर साजिद अपने भाई इश्तियाक को वो चाकू लाकर देता है जो उसने पहले ही लाकर रख लिया था और कहता है कि इस लाश के टुकड़े कर दो। फिर इश्तियाक साजिद से वो चाकू लेता है और जूही के सर, धड़ और हाथ पैर के 7 अलग अलग टुकड़े कर देता है और जूही के चेहरे को छुरी से बुरी तरह से डैमेज कर देता है ताकि उसकी लाश को कोई पहचान न सके। उसके बाद साजिद उसी किराए के मकान में पड़े एक कार्टून बॉक्स में से एक बॉक्स और अपने पास से एक बैग लाता है और पहले तो चावल की बोरियों में लाश के टुकड़ों को अच्छे से भर लेते हैं और उसके बाद ऊपर प्लास्टिक को अच्छे से लपेट कर फिर कार्टून बॉक्स में बंद कर देते हैं। उन्होंने कुछ इस तरीके से उस लाश की पैकिंग की थी कि खून का एक कतरा भी बॉक्स से बाहर नहीं आ रहा था। सारी तैयारी के बाद साजिद अपने भाई हसमत को गाड़ी लाने को कहता है और कुछ ही देर में हसमत अपने दोस्त के पास से जरूरी काम बताकर उसकी आर्टिगा कार ले आता है और फिर रात में ही वो तीनों मिलकर बॉक्स में बंद लाश को कार में रखते हैं और साजिद फिर उस लाश को लेकर काफ़ी टाइम तक सरिता विहार और उसके आसपास घूमता रहता है। लेकिन रात में ही कुछ लोगों की हलचल की वजह से वो लाश को ठिकाने नहीं लगा पाता, इसलिए कुछ देर के इंतजार करने के बाद साजिद दिल्ली के सरिता विहार के पास में ही ओखला नाम के एरिया में पड़े एक खाली प्लॉट के कचरे के ढेर पर अपनी बीवी की लाश को फेंक देता है और वहां से वापस रवाना हो जाता है। साजिद जब तक घर पहुंचता है तब तक साजिद के दोनों भाई वॉशरूम के अंदर का पूरा खून और बाकी सबूत मिटा चुके थे और इस तरह से साजिद अपनी ही बीवी जिसने उससे कभी प्यार और शादी की थी उसका एक ही रात के अंदर नामो निशान मिटा देता है। लेकिन साजिद की इतनी कोशिश के बाद भी वो पुलिस के सातिर दिमाग और इन्वेस्टिगेशन से नहीं बच पाता है। दोस्तों, साजिद पूछताछ के दौरान बताता है कि जब उसका भाई इश्तियाक जूही की लाश के टुकड़े कर रहा था तो वो वहीं उसके पास बैठकर उसे टुकड़ों में कटते हुए देख रहा था, लेकिन उसे उस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिर में 22 जून 2021 को पुलिस तमाम सबूतों के साथ साजिद सहित उसके दोनों भाइयों को भी अरेस्ट कर लेती है और उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार करने में लग जाती है। दोस्तों, पुलिस उनके खिलाफ एविडेंस भी काफी सारे कलेक्ट कर लेती है, जैसे कि जिस छुरी से जूही का मर्डर किया था वो छुरी, फिर जिस फ्रेंड से हसमत कार मांग कर लाया था वो कार और उसका मालिक, उसके बाद वो कार्टून बॉक्स, वॉशरूम में बचे हुए खून के निशान। ऐसे बहुत से सबूत होते हैं जो कि अदालत में साजिद के खिलाफ पेश करने और उसे सजा दिलाने के लिए काफ़ी थे। दोस्तों, इस केस में साजिद के खिलाफ अपनी ही पत्नी का मर्डर और उसके दोनों भाई हसमत और इश्तियाक के खिलाफ लाश को निपटाने और सबूतों को मिटाने के जुर्म में अभी भी कार्यवाही कोर्ट में चल रही है और साजिद के जो दोनों 1 और 2 साल के बेटे थे उन्हें अपने नाना और नानी के पास चंपारण बिहार पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, इस केस में पुलिस बेहद ही शातिर तरीके से सिर्फ 2 ही दिन में कातिल तक पहुंच जाती है और मात्र एक बॉक्स की मदद से पूरे केस को सुलझा देती है, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ था। तो दोस्तों, ये थी कहानी जूही अंसारी की, जिसका शायद से कोई भी कसूर तो नहीं था, फिर भी उसके अपने ही उसे मौत के घाट उतार देते हैं और मारने के बाद भी उसकी इतनी बुरी हालत करके उसे फेंकते हैं कि सोचकर ही किसी का भी दिल सहम जाए। आज की कहानी में इतना ही। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो उम्मीद है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और अगर नहीं भी किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।